दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन रात के समय एक ऐसे स्टेशन पर रुक जाए जहां दूर दूर तक कोई भी ना हो। पूरे स्टेशन पर सन्नाटा फैला हुआ हो, तो क्या आपको डर का एहसास होगा? जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप सभी रात के समय एक रेलवे स्टेशन पर उतरने के लिए 10 बार सोचेंगे। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, नवंबर का महीना था। उस साल दिवाली के बाद से ही ठंड एकदम से बढ़ गई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे और अथर्व ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उसका स्टेशन बेगून कोडोर कुछ ही दूरी पर था। तभी अचानक से पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। अथर्व ने अपना बैग उठाया और जल्दी से नीचे उतर गया था। उसने देखा कि दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान वहां पर नहीं था। एक चाय वाला जरूर छोटी सी स्टॉल पर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के लिए चाय की व्यवस्था करने के लिए खड़ा हुआ था। अथर्व जल्दी से उसके पास गया और चाय वाले से बोला, भाई एक गर्मा गर्म चाय पिला दो जल्दी से यार। चाय वाले ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी साहब बैठिए। अथर्व ने आग की गर्मी से अपने हाथ गर्म करते हुए कहा, अरे मुझे तो इधर ही खड़ा रहने दो यार, ठंड बहुत ज्यादा है। जैसी आपकी मर्जी साहब। कहाँ से आए हो वैसे आप? रतलाम से आया हूँ और इस गांव में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपका दोस्त आपको लेने आ रहा होगा? अरे नहीं, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। तो फिर आप घर कैसे जाएंगे साहब? गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और रास्ता भी बहुत खराब है। इस समय जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा आपको। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे बता कर आना चाहिए था। मम्मी पापा ने मुझे रोका था पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। शिट यार, अब क्या करूं? अरे हाँ, दोस्त को कॉल ही कर लेता हूं, शायद वही आ जाए मुझे लेने। साहब, आपको अपने बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए थी। अब कोई फायदा नहीं है। गांव में किसी भी मोबाइल कंपनी के टावर नहीं मिलते। गांव के लोग यहाँ आकर ही बात करते हैं। तो क्या अब पैदल भी नहीं जा सकता क्या मैं? चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए अथर्व से कहा, नहीं साहब, रास्ते में बहुत घना जंगल है। आपका इस समय पैदल जाना सही नहीं होगा। अथर्व अपना सिर पकड़कर सोचने लगा था कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी थी। अपने दोस्त को सरप्राइज देने के चक्कर में वह खुद को परेशानी में फंसा चुका था। उसने चाय वाले से कहा, भैया अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? चाय वाले ने अपनी गैस को बंद करते हुए कहा, इतनी रात में आपको कोई साधन नहीं मिलेगा साहब, और ना ही इस समय आपका गांव जाना मुमकिन है। आप ऐसा करो, आज यहीं कहीं रुक जाओ, सुबह होते ही निकल जाइएगा। तो क्या आसपास रुकने का इंतजाम होगा? हाँ साहब, एक धर्मशाला जरूर है, पर पता नहीं वो भी इस टाइम खुली होगी या बंद होगी। एक काम करो साहब, आप वहां जाकर देख लो, क्या पता कोई मिल जाए। हाँ मुझे बताइए, मैं चला जाता हूँ, समय बर्बाद करने से तो कुछ नहीं होगा। चाय वाले ने अपना सामान समेटते हुए एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही दाहिनी ओर सड़क पर पहली गली में एक धर्मशाला है, आप वहीं चले जाइएगा। चाय के कप की बची चाय को जल्दी से गले से उतारते हुए अथर्व ने अपना बैग उठाया और रेलवे स्टेशन से बाहर आकर धर्मशाला के रास्ते की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने अथर्व को हाथ से बाएं का इशारा किया। अथर्व कुछ समझ नहीं पाया कि एक बच्चा इतनी रात को सड़क पर क्यों था। अथर्व उस छोटे से रेलवे स्टेशन के पास बनी एक छोटी सी पुरानी धर्मशाला के एक कमरे में लेटा हुआ था। वो सफर में बहुत थक चुका था, इसलिए उसे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई थी। तभी अचानक
रात में किसी के चलने की आहट से उसकी नींद खुल गई। कमरे में एकदम घना अंधेरा था, शायद बिजली जा चुकी थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसकी फ्लैशलाइट जलाई ही थी कि अचानक उसने देखा कि सामने वाली खिड़की के कांच से कोई उसकी तरफ झांक रहा था। वो जल्दी से चिल्लाया, कौन है वहां? और दौड़कर उस तरफ आया, पर जब तक वो खिड़की की तरफ आया तो वहां कोई नहीं था। तभी कुछ ही पल में लाइट आ गई। अथर्व यह देखकर काफी डर गया था और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे धर्मशाला के मालिक की बात याद आ गई। धर्मशाला के मालिक ने अथर्व से कहा था कि तुम यहाँ आ तो गए हो, इसलिए बता रहा हूं कि रात में चुपचाप सो जाना और फिर सीधे सुबह ही अपना बिस्तर छोड़ना। बाहर से किसी की भी आवाजें आए, चाहे कुछ भी शोर हो, कोई भी चिल्लाए, लेकिन तुम कमरे से बाहर मत आना और ना ही खिड़की दरवाजे खोलना। अथर्व उससे इसका कारण पूछता, पर उससे पहले ही वह कमरे में सोने चला गया था। वो खिड़की बंद करने जा ही रहा था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसे याद आया कि अक्सर भूतिया फिल्मों में और कहानियों में ऐसा ही होता है, इसलिए वो इन बातों में विश्वास नहीं करता था। अथर्व धीरे से खिड़की को खोलने ही लगा था कि उसी दौरान खिड़की पर बंधा हुआ कलावा नीचे गिर गया और अथर्व खिड़की से बाहर झांकने ही लगा था कि उसकी नजर धर्मशाला के कुएं के पास पड़ी। उसने देखा कि वहां एक लड़की बैठे हुए रो रही थी, पर यह कहीं छलावा न हो, यह सोचकर अथर्व ने खिड़की को बंद कर लिया और रजाई में जाकर लेट गया। तभी अचानक से तेज हवा का झोंका आया और खिड़की फिर से खुल गई। पर अब अथर्व की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि वह दोबारा जाकर खिड़की को बंद कर सके। रात के लगभग 2 बज चुके थे और अथर्व की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो रजाई में घुसकर अपना मोबाइल चलाने लगा था और उसके आसपास झिंगुर की आवाजें आ रही थी। अंधेरे कमरे में बस उसके मोबाइल की रोशनी ही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी रजाई के कोने में पैरों की तरफ कोई खड़ा हुआ है। उसने जल्दी से मोबाइल हटाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने रजाई से मुंह ढक लिया और फोन चलाने लगा था, पर अचानक से उसे फिर एहसास हुआ कि उसके पैरों की तरफ कोई है। उसने मोबाइल से रजाई के नीचे की तरफ देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसके पैरों के नीचे एक लड़की का सिर पड़ा हुआ था। वो जोर से चिल्लाया, कौन है? उसने जल्दी से रजाई हटाकर बिस्तर से नीचे फेंक दी, पर वहां कोई नहीं था और उसने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। उसने देखा जहां जमीन पर रजाई को फेंका था, वहां ऐसा लग रहा था जैसे रजाई के अंदर कोई सो रहा हो। अथर्व डरते हुए बोला, मुझे पता है कमरे में कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उठो, कौन हो तुम? उसने धीरे धीरे डरते हुए रजाई को खींचा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली और लाइट बंद कर फिर से रजाई में लेट गया। पर रजाई में लेटकर जब उसने करवट ली तो उसे एक जली हुई लड़की उसके साथ लेटी हुई नजर आई। अथर्व उस लड़की को देखकर डर के मारे चीखने लगा था, पर शायद उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। वो डर के मारे चारपाई के नीचे लेट गया। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसने चारपाई के नीचे से डरते हुए देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। उसे कुछ चिपचिपा सा महसूस होने लगा था। तब उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर जमीन पर देखा तो उसका कलेजा मुंह में आ गया था। नीचे किसी की जली हुई लाश पड़ी हुई थी और चिपचिपी चीज खून था। इस बार वो चिल्लाया और भागता हुआ दरवाजे के पास गया, पर दरवाजा बंद था और पूरी ताकत लगाने के बाद भी
दरवाजा खोल नहीं रहा था। तभी तभी अचानक से वो रजाई बिस्तर से अलग हो गई और खड़ी हो गई थी। यह देखकर अथर्व अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूद गया। वहां कूदते ही उसने देखा कि वहां बाहर बहुत सी आत्माएं भटक रही थी। वो सब आत्माएं उसकी तरफ भागी चली जा रही थी और वो उनसे बचने के लिए धर्मशाला के मालिक की तरफ भागा, पर मालिक ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अथर्व खिड़की की तरफ आया और मालिक से बोलने लगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, ये आत्माएं मेरी जान ले लेंगी। धर्मशाला के मालिक ने खिड़की पर आकर बोला, तुम्हारी मौत तो उसी समय लिखी जा चुकी थी जब जब उस चाय वाले ने तुम्हें शैतानों की बस्ती में इस धर्मशाला में ठहरने के लिए कहा था। पर मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, चेतावनी भी दी थी, तुम्हारे कमरे की खिड़की दरवाजे पर कलावा भी बांधा था। उसका ही नतीजा है ये। और तुमने खिड़की खोल ही दी, उसका ही नतीजा है ये। इत, इतना कहकर इतना कहकर मालिक कमरे की लाइट बुझाकर सो गया। अथर्व ने देखा कि बहुत सारी आत्माएं उसकी ओर बढ़े चली जा रही थी। वो बचकर भागना चाहता था पर भाग नहीं पा रहा था। तभी उन आत्माओं ने अथर्व को पकड़कर उस कुएं में जाकर धकेल दिया। उसमें उसी की तरह कई यात्रियों के कंकाल पड़े हुए थे। अथर्व कुछ सोच पाता उससे पहले ही सभी शैतानी आत्माओं ने मिलकर उसके शरीर से उसके प्राण अलग कर दिए थे। अगली रात अथर्व की आत्मा भी उनके साथ किसी नए यात्री का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। जल्द मिलते हैं एक और डरावनी रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।